सभी छात्र, आप सभी छात्रों का मैं एग्ज़ाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। एग्ज़ाम गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमको दिया गया है, क्या दिया गया पढ़ते हैं ध्यान से। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अच्छा, इस सवाल को लगाने से पहले हमें दो उदाहरण दिए गए हैं, तो पहले उन दो उदाहरणों को हम लोग समझेंगे, उसके बाद इस सवाल को लगाएंगे। तो शुरुआत करेंगे दो उदाहरण लगा के। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं उस वाले उदाहरण पर। आपके सामने ये आया उदाहरण नंबर 2। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अच्छा, ये कहना क्या चाहता है हम लोग उसको समझेंगे। कह रहा है कि अगर कोई भी धनात्मक समपूर्णांक होगा तो वो 2q के रूप का होगा। किसके रूप का होगा? 2q के रूप का। मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि ये 2q के रूप का होगा। यहाँ पे मतलब q का मान क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या होगी। जैसे अगर यहाँ पे मैंने 2 लिखा, अब q का मान यहाँ पे 0 हो सकता है, q का मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, q का मान यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे q का मान चाहे कुछ भी रखो, उससे आएगी क्या? वो 2q के अगर रूप का है तो वो एक सम संख्या होगी। अच्छा, चेक करके देखते हैं। जैसे 2 में 0 का गुणा कराया, क्या आया भाई? 0। 2 में 1 का गुणा कराया, क्या आया भाई? 2। 2 में 2 का गुणा कराया, क्या आया भाई? 4। ऐसी 2 में 3 का गुणा कराएंगे, क्या आएगा भाई? 6। ऐसी 2 में 4 का करवाएंगे तो क्या आएगा भाई? 8। तो ये सभी संख्याएं क्या आई हैं भाई? सम आई हैं। तो यही कह रहा है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि आपको सिद्ध करिए कि 2q जो रूप होगा उससे सम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं आएंगी। ओके, इतना समझ पाए आप सभी लोग? इतना समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अगर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो वो होगा 2q+1 के रूप का होगा। यहां पर q का मान क्या है? एक पूर्णांक है। जैसे आप पूर्णांक संख्याएं जानते, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी की सभी कैसी हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो वो मुझे सिद्ध क्या करना है? मुझे ये सिद्ध करना है अगर q का मान अगर पूर्णांक संख्या है तो उससे रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? अगर वो पूर्णांक संख्या है कोई भी एक q है ना, q का मान एक पूर्णांक संख्या है, ठीक, और अगर उसको इस फॉर्मेट में लिखा जाए तो वो एक विषम संख्या प्राप्त होगी मुझे। अच्छा, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समझना, अगर मैंने यहाँ पे q का मान क्या रखा भाई? 0 रखता हूं। जैसे अगर q गुणे 0+1, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 0 का 2 में गुणा किया, 0 + 1 मिलके क्या प्राप्त हुआ भाई? 1। एक विषम संख्या है, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरे पे चेक करता हूं। अगर मैं q का मान 1 रखता हूं तो क्या प्राप्त होता है? तो देखेंगे आप 2 गुणे 1 और +1, तो 2 + 1 मिलके 2 और 2 + 1 ये मिल गया भाई, क्या बन गया भाई? 3। तो ये भी एक विषम संख्या है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर मैं q का मान रखता हूं 2 बेटा, तो 2 गुणे 2 + 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई 2 का 2 में गुणा कराया मैंने तो कितना मिला मुझे? 4 + 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बना जाके? 5। तो ये भी विषम है, संख्या विषम हुई। तो मुझे बस यही सिद्ध करना था कि अगर 2q के रूप का है तो q का मान चाहे कोई भी पूर्णांक रखा जाए वो हमेशा सम संख्या होगी, और अगर 2q+1 के रूप का है तो हमेशा क्या प्राप्त होगी? विषम संख्या प्राप्त होगी। मुझे बस यही सिद्ध करना है। समझ पाए मुझे सिद्ध क्या करना है? अब आगे हम लोग लगाएंगे इस सवाल को। ये सवाल लगेगा कैसे बेटा? ध्यान से समझो। तो मैं क्या करूंगा इस सवाल के लिए? मैं कहूंगा भाई माना ये कोई धन पूर्णांक है। अब तो बेटा b क्या माना जाए भाई? यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका में होता क्या है कि दो संख्याएं होती हैं a और b, है ना। तो उसमें क्या कहा जाता है कि दो धनात्मक पूर्णांक को a और b के लिए, तो a और b दोनों संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके आगे प्रमेयिका लगेगी, तो इसका मतलब मुझे b भी मानना पड़ेगा, ठीक। तो b बराबर मैं मानूंगा का b बराबर आपको वो संख्या माननी है जो हमेशा q पूर्णांक, जैसे जो q पूर्णांक के आगे जो भी नंबर लिखा होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखा है बेटा, तो यहाँ पे मुझे b का मान क्या मानना है? 2 मानना है। तो b बराबर क्या मानेंगे? माना
b बराबर 2। कितना है भाई? b बराबर 2 है। अब हम भाई यहां पे क्या करेंगे बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। b बराबर 2 की बात अगर मैंने यहां पे की है तो अब इसके आगे समझो भाई ध्यान से। अब मैं लिखूंगा क्या, लिखूंगा यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, जैसे आपको पता है कि दो धनात्मक पूर्णांक को a और b के लिए, किसके लिए, a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि, q और r कैसी विद्यमान है कि a बराबर किसके होगा भाई, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के होगा। और जहां पे क्या होगा, जो आर का मान है वो बी से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, लेकिन बड़ा किससे होगा और बराबर किसके हो सकता है, जीरो से, या फिर तो जीरो के बराबर होगा आर का मान, या जीरो से बड़ा होगा। ठीक, यही क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अच्छा, ऐसा कैसे, यहां पे अब बात समझना है। यहां पे ये मैं कहना क्या चाहता हूं उस बात को हम लोग समझेंगे। जैसे अगले पेज पे आ गए, यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे मुझे क्या लिखना है उसके आगे, अब आगे प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे। अब आगे लिखेंगे अतः, मुझे पता चल गया कि ए और बी में रिलेशन क्या है, लेकिन मैंने ए का मान तो ए ही माना, मैंने पहली संख्या, और बी बराबर मैंने मानी क्या है भाई, बी बराबर मैंने माना है 2, और क्यू क्या है यहां पे, ठीक है, पूर्णांक है 1, और आर बराबर क्या होगा भाई, डिपेंड करेगा। अब आर बराबर कैसे डिपेंड करेगा, यहां पे बात समझो भाई। आर का मान क्या बोला, आर का मान क्या हो सकता है, आर का मान बी से छोटा होगा, तो बी बराबर बेटा है क्या 2, तो इसका मतलब 2 से तो छोटा होगा आर का मान। लेकिन आर का मान बराबर या बड़ा किससे होगा भाई, 0 से। किससे होगा भाई, 0 से। अच्छा, इसका मतलब क्या है, बात समझने की कोशिश करो बेटा, ध्यान से सुनो। मतलब वो ये कह रहा है कि सपोज करो यहां पे कोई एक संख्या a लिखी है और इसमें 2 से भाग दिया जा रहा है, 2 से भाग दिया जा रहा है और q बार भाग जा रहा है, कितने बार, q बार भाग जा रहा है, और रिमाइंडर बच रहा है r। तो r का मान पॉसिबल समझो भाई क्या क्या हो सकता है, या फिर तो पूरा पूरा भाग चला गया तो r का मान भाई 0 आ जाएगा, है ना। अगर भाग पूरा पूरा नहीं गया, 2 से मैंने भाग दिया, तो शेषफल क्या आ सकता है, अगर पूरा पूरा चला गया तो भाग मतलब रिमाइंडर बराबर 0। दूसरा क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। अब आप कहोगे सर 2 आएगा, तो 2 में तो 2 का पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए इसके रिमाइंडर r के मान पॉसिबल क्या क्या है, 0 और 1। तो वही तो यहाँ पे बोला गया कि r का जो मान है हमेशा कैसा होगा, भाजक से छोटा होगा, और 0 से बराबर हो सकता है, और कैसा होगा, बड़ा। अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो रिमाइंडर आ गया 0, और अगर पूरा नहीं गया तो क्या रहेगा, भाजक से छोटा रहेगा। तो यहाँ पे भाजक है 2, तो भाजक से छोटा क्या मान हो गया, 1। बात समझ में आई, यहां तक हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज को आगे, ठीक है, इस चीज को आगे समझने की अब कोशिश करेंगे यहां से। अब आगे लिखेंगे क्या बेटा, यहाँ पे पहले इसको मिटा देते हैं हम लोग। आगे मुझे लिखना क्या है, अतः, अतः आर के संभव मान, क्या लिखना है, आर के संभव मान। भाई आर के संभव मान क्या क्या होंगे, तो यहां पे मुझे दिखाना पड़ेगा आर के संभव मान क्या है। आर के संभव मान, आर बराबर या तो 0 होगा या क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 0 के बराबर हो सकता है और 2 से छोटा होगा। तो आर के 2 ही तो मान संभव हैं, बताइए आप मुझे कि आर के कितने मान संभव हुए, 2। तो अब 2 यहां से केस बनेंगे, कौन कौन से केस बनेंगे, एक तो अगर r बराबर 0 हो तब, और एक जब r का मान क्या हो भाई, 1 हो। तो अब यहां से दोनों केस बनाने की कोशिश करेंगे भाई, इसको हम लोग समझेंगे। तो केस नंबर पहला क्या बनेगा भाई, हम लोग लिखेंगे केस 1, अब है ना, यहां पे लिखेंगे भाई केस पहला। पहला केस क्या बनेगा भाई, हम लोग यहां पे लिखेंगे r बराबर 0 ले तो, अगर r का मान मैंने अगर 0 ले लिया बेटा, कितना लिया, 0 लिया, तो ठीक है, r का मान मैंने 0 ले लिया
तो भाई क्या होगा यहां पे समझेंगे। अब इस r बराबर 0 लिया तो a और b के बीच में रिलेशन बनेगा क्या, तो बनेगा a बराबर b का मान 2 है और q का मान भाई q है और r बराबर है 0। तो a बराबर बेटा कितना आया 2q। तो अब a कैसी संख्या होगी कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो 2q के बराबर है। तो यहां पे अगर बेटा यहां पे समझो तो 2q जो है वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा और बचेगा क्या भाई q। तो इसका मतलब 2q 2 से भाज्य है, 2 से कट रहा है, 2 से विभाजित है। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सम संख्या कहते हैं। बात समझ में आई, क्योंकि 2q क्या है 2 से विभाजित है, मतलब 2 से भाज्य है। ठीक, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या भाई, यहां पे हम लोग लिखेंगे भाई, बात समझ में आ गई। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे चूंकि, चूंकि का साइन ऐसे बनता है 3 बिंदी है ना, 2 ऊपर 1 नीचे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, चूंकि 2q 2 से भाज्य, किससे भाज्य भाई 2 से भाज्य। जो संख्याएं 2 से भाज्य होती है वो सम होती हैं, 2 से भाज्य है, इसलिए 2q क्या भाई 2q ठीक एक धनात्मक सम पूर्णांक है ना। इस तरीके से मैं लिख लूंगा, यहां पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया पूर्णांक, आप लोग पूरा लिख लेना। तो एक धनात्मक सम पूर्णांक है भाई। बात यहां पे समझ में आई यहां तक, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब केस बनेगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 होगा क्या, r बराबर 1 लें तो, 1 लें तो अगर r का मान 1 ले लें तो क्या बनेगा, तो बनेगा a बराबर 2q प्लस 1। क्या बन जाएगा 2q प्लस 1। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 2q और प्लस 1 क्या ये 2 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, ये पूर्णतः भाज्य नहीं है। तो अगर 2 से ये पूरा पूरा कट जाता तो फिर ये क्या होती, एक सम संख्या है। क्योंकि 2 से ये भाज्य नहीं है इसलिए ये संख्या क्या बन गई, एक विषम संख्या होगी। क्या होगी भाई, विषम संख्या। बात समझ में आई, 2 से क्योंकि ये कट नहीं रही है। अगर 2 से कट जाती तो ये कैसी होती, भाज्य होती 2 से, और 2 से भाज्य होती तो सम होती। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे भाई कि भाई ये 2 से भाज्य नहीं है। अगर 2 से भाज्य होती तो ये सम होती, अब 2 से भाज्य नहीं तो इसका मतलब ये क्या है भाई, विषम है। क्या है भाई, विषम। तो हम लिखेंगे चूंकि 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है। क्या नहीं है भाई, भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। ओके, अब हम लोग समझेंगे आगे, यहां पे समझो। इसलिए 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है भाई, धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है भाई, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ, केस 2 कह रहा है कि अगर r बराबर 1 लें तो भाई समीकरण मेरा क्या बनेगा, a बराबर 2q प्लस 1। क्योंकि 2q प्लस 1 वो 2 से कटेगा नहीं इसलिए ये 2 से भाज्य नहीं है, और जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब मैंने 2 निष्कर्ष निकाली, दोनों निष्कर्ष मेरे सामने। केस 1 क्या कहता है, अगर 2q के रूप का है तो वो सम है, और 2q के रूप 2q प्लस 1 के रूप का है तो फिर वो भाई विषम है। तो ये बात मैंने यहां तक सिद्ध कर दी। अब अच्छा आगे लिखेंगे क्या इस चीज के लिए, अब उस पर हम लोग आगे चर्चा करें। हाँ, तो अब हम लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो मुझसे सिद्ध करवाया था वही। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक
धनात्मक, कैसी भाई, धनात्मक समपूर्णांक, जो समपूर्णांक है वो 2q के रूप का होगा। किसका होगा? 2q के रूप का होगा, है ना। और जो विषम पूर्णांक है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा? वो 2q प्लस 1 के रूप का। तो विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा भाई? तो हम लोग लिखेंगे विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। यहां तक समझ में आएगा। अब मैं इसको बिल्कुल कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अब आप यहां पे समझने के बाद लिख लेना। हम लोग इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा है तो समझो दोबारा से। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, माना ए कोई धन पूर्णांक है, ठीक है, माना b बराबर 2 है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि a और b ऐसी क्या मतलब क्या कहेंगी कि दो ऐसी संख्याएं हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब ये है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि r बराबर जो है, r जो है वो b से कैसा होगा? छोटा होगा और 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा। मैंने ये बात यहाँ पे लिख दी। अब पूरी प्रमेयिका लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आप प्रॉपर सीधे सीधे लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 से r बड़ा है या बराबर है या b से छोटा होगा। ठीक है, इतनी सी बात लिखनी है। उसके आगे अतः a बराबर, यहाँ पे b का मान है कितना? मैंने 2 माना तो मैंने लिख दिया भाई 2q प्लस r। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा r का मान पॉसिबल क्या क्या है भाई, कि r जो है वो 0 के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा। तो इस हिसाब से अगर छोटा हो तो r के पॉसिबल कितने कितने मान है, r बराबर रिमाइंडर कितने आ सकते हैं r का मान। तो यहाँ पे मैंने लिखा अतः r के मान संभव है, r बराबर 0 और 1। r का मान 0 भी संभव है और r का मान 1 भी संभव है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला केस मैंने यहाँ पे लिया, केस नंबर 1, r बराबर 0 लेने पर तब क्या होगा भाई, a बराबर 2q प्लस 0, तो a बराबर आ जाएगा 2q। चूंकि 2q 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब 2 से पूर्णतः भाज्य है, तो 2q एक क्या है भाई, समपूर्णांक है। अगर पूर्णतः पूरा पूरा कट जाएगा तो भाई क्या है, सम है। तो अब दूसरा केस बना। दूसरा केस क्या बना भाई, केस 2 मैंने r बराबर क्या लिया, 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर तब क्या होगा, a बराबर 2q प्लस 1। क्योंकि 2q प्लस 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, मतलब 2 से पूर्णतः भाज्य नहीं है, इसलिए क्या होगा 2q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अच्छा, ये वाली जो भाषा है ये लिखोगे कैसे एग्जाम में, सुनो, बस इतना आपको उठाना है, लिखना है अतः। उसके बाद जो आपका सवाल दिया है वहां पे आप पहुंच जाओ। सवाल ये दिया, बस यहां से दिखा दीजिए कि प्रत्येक, यहाँ पे भाई आपको क्या लिखा है, ये पूरा सवाल लिखा, बस इसी चीज को आप लिख देना। यहाँ पे एग्जाम में प्रॉपर लिखना, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। बस इतनी सी बात आप लिख देंगे और आपका सवाल क्या हो जाएगा भाई, पूरा। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा लिख देना है। और एक काम करना, मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से और कॉपी पे बढ़िया तरीके से इस सवाल को लिख लेना। प्रैक्टिस करना, समझना, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है कि देखिए, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या भाई, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। और जहां पे q क्या है, एक पूर्णांक है ना। तो इसका मतलब वो कहना क्या चाहता है आप समझिए। यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा। अच्छा, और जहाँ पे q का है, एक पूर्णांक है। अब एक बार हम पे चेक करके देखते हैं। अच्छा, जैसे q का मान आप यहाँ पे 0 रख के देखो, तो अगर यहाँ पे q का मान मैंने 0 रखा, इसका मतलब क्या हुआ 4, और q का मान भाई क्या 0 और प्लस 1, तो इससे बना क्या 0 और प्लस 1, इसका मतलब रिजल्ट क्या है मेरे पास 1।
तो एक क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। ऐसी अगला एक एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4 गुणे 1 प्लस 1, तो ये मिलके क्या बना भाई, क्या बन गया भाई 4, और 1 मिलके भाई 5 बन गया। ऐसी अगला वाला यहाँ पे देखो कि 4 गुणे 2 प्लस 1, मतलब 4 दूनी 8, और 8 और 1 मिलके क्या हो गया भाई 9। ऐसी अगला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 का गुणा मैं करता हूँ भाई किसके साथ, 3 के साथ, तो 4 3 12 और प्लस 1 मिलके कितने बन गए भाई 13। ऐसे में 4 का गुणा 4 के साथ करूँ तो 4 चौकू 16 और प्लस 1 मिलके कितना बना 17 भाई। 4 पंचे 20 और प्लस 1 मिलके कितना बन गया भाई 21। तो ये सभी कैसे आ रही हैं, विषम संख्याएं आ रही हैं। कैसी आ रही, धनात्मक विषम संख्याएं आ रही हैं। मुझे बस यही सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए जहाँ पे q कोई एक पूर्णांक है और वो किस रूप का होगा। अगर 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का है तो वो एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। आगे क्या कहना चाहता है भाई वो, तो समझिए यहाँ पे आगे कहना चाहता है भाई कि और अगर 4q + 3 का रूप भी है तब भी ये क्या होगा भाई, एक धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। जैसे q का मान अगर मैं 0 रखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे 0 + 3, तो ये 0 बन गया, ये 3 बन गया, मिलके क्या बना भाई 3। ऐसे ही अगला 4 एकम 4, 4 q की जगह 1 रखो प्लस 3, तो मिलके क्या बना 4 + 3 मिलके क्या बन गया भाई 7। ऐसे यहाँ पे क्या कहता है कि 4 का मान अगर मैं 2 रखूँ और 3 को जोड़ूँ तो 4 दूनी 8 और 3 मिलके कितने बन गए भाई 11। तो ये सभी कैसी हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। बस इसी को मुझे क्या करना है भाई, सिद्ध करना है कि ये अगर कोई भी संख्या ऐसी है जैसे 11 एक संख्या है तो ये किस रूप की होगी, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप की होगी। अगर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है तो वो या फिर तो 4q + 1 के रूप की होगी या फिर तो 4q + 3 के रूप की होगी। अच्छा, कुछ एक एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं, वो आप समझने की कोशिश करना भाई। मैं चित्र के द्वारा हम समझाएंगे। जैसे सपोज करो ये कुछ लड्डू हैं, है ना भाई, ये कुछ लड्डू हैं और इन लड्डुओं को मैं कोई विषम संख्या मान लेता हूं या कुछ भी संख्या मान लूं। जैसे मैंने लिया 20 है, कोई एक सम संख्या है। अब ये 20 है कुल संख्या, ये किसका मान है, एक a का मान है, तो ये एक क्या है, सम धनात्मक संख्या है, धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। अब अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं क्या करता हूं, 4q का मतलब क्या है, b बराबर क्या है मेरा 4, मतलब 4 के लड्डू मैं बनाऊं, पेयर बनाऊं उनको और एक बॉक्स में डालूं तो वो किस रूप में बनेगा। मतलब एक बॉक्स का q का मान क्या है, एक बॉक्स। अगर एक बॉक्स है तो इसका मतलब 4 लड्डू एक बॉक्स में, 2 बॉक्स में 4 लड्डू, 3 लड्डू, इन सभी में बॉक्स करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 20 को हम कैसे रख पाएंगे, कितने बॉक्स लग जाएंगे, और एक बॉक्स में मुझे कितना रखना है भाई, 4 लड्डू रखने हैं। तो इसका मतलब एक 4 लड्डू यहाँ पे आ गई है, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 16 ही तो हो गए। तो अगर एक और बॉक्स आ जाए ऐसा ही मेरे पास, तो उसमें भी 3 लड्डू, ये 19 हुए, एक और लड्डू आ गया 20, तो ये 4 मिलके एक दूसरे बॉक्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, रिमाइंडर यहाँ पे मिला मुझे 0। इसका मतलब ये 4 लड्डू एक बॉक्स में, बॉक्स टोटल लगे कितने, 1 2 3 4 और 5, टोटल बॉक्स लगे भाई 5, और जिससे शेषफल क्या बचा 0, और ये 5 बराबर ही क्या है, q है, और यहाँ पे 4q। तो इसका मतलब अगर 4q + 0 के रूप का है तो वो कैसी संख्या है, सम संख्या है ना। ऐसी दूसरा एग्जांपल लो, अगर मैं ये कहता कि ये टोटल लड्डू कितने हैं, 19 हैं भाई, कितने हैं 19, तो इन लड्डुओं को कैसे रखता है, मुझे 4q के रूप में दिखाना है, 4q के रूप में, मतलब एक बॉक्स में 4 लड्डू आने चाहिए, है ना। हर एक के कितने कितने पेयर बनेंगे, 4 होने चाहिए एक बॉक्स में। तो पहले बॉक्स में मैंने ये 4 लड्डू डाले, 4 लड्डू दूसरे 19 में से अब 4 गए, फिर ये 4 लड्डू इसमें डाल दिए, 4 इसमें डाले, 4 इसमें डाले, टोटल लड्डू कितने पड़ गए भाई, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौकू 16 लड्डू जा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, 4 लड्डू मैंने डाले प्रत्येक बॉक्स में, और टोटल बॉक्स कितने लगे भाई 4। यहाँ पे ये 4 किसको दिखाता है, क्यू को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। और इसके बाद बचा क्या भाई, 3 लड्डू बच गए, कितने बचे भाई, 1 2 और 3। तो ये किस रूप का हुआ, 4q + 3 के रूप का हुआ। तो यही दिखाना है, इसका मतलब ये 4q + 3 के रूप का है,
समझ में आई बात। और ये कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। सपोज करो अगर मैं ये वाले लड्डू जैसे यहां पे मिटा दे रहा हूं, है ना, है ना, एक ही लड्डू है, कितने हैं भाई, एक ही लड्डू है, तो ये किस रूप का होता, यहां पे देखो, तो ये होता भाई किस रूप का भाई, कि 4 4 8 4 3 4 लड्डू, मतलब एक बॉक्स में 4 लड्डू भाई, कितने हैं भाई एक बॉक्स में, 4 लड्डू हैं, बॉक्स कितने लगे भाई 4, और शेषफल कितना बचा भाई 1, तो ये हो गए 16 और प्लस 1 मिलके 17, तो ये 4q प्लस 1 के रूप का हुआ। लेकिन अगर 4q प्लस 2 के रूप का होता तो क्या होता भाई, तो 4q प्लस 2 के रूप का होता तो 4 इसमें होते, 4 यहाँ पे होते, 4 यहाँ पे होते, 4 यहाँ पे होते। लेकिन होता क्या भाई, ये होता कि 4 4 ये 16 हो जाते, एक लड्डू ये ना बचता, 2 लड्डू बचते, तो इसका मतलब ये 16 और 2 18 बचते, 18, तो ये कैसी ये सम संख्या है। समझ में आई बात, प्रॉपर ऐसे करना है। अब बात समझ गए होगे, अब हम लोग सवाल लगाएंगे आगे। सवाल लगाते हैं भाई, सवाल मैंने यहां पे लिख रखा है, अब एक करेक्ट करके आप ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या करना है भाई, सवाल की शुरुआत करनी है, माना कि ए कोई एक धन पूर्णांक है, क्या लिखना है भाई, माना ए कोई धन पूर्णांक है, सेम वैसे ही करना है। और यहां पे बी का मान क्या मानना है भाई, 4 मानना। क्यों मानना, क्योंकि यहां पे दिया है मुझे सिद्ध करना 4q प्लस 3 और 4q प्लस 1 के रूप का होता है। यहां पे उन्होंने जो q से पहले जो मान क्या दिया 4, इसका मतलब b का मान क्या होगा भाई 4, इसीलिए मैंने b का मान भाई बराबर क्या माना 4 माना। अब उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दीजिए, तो हम क्या लिखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का मान क्या होता है, जहां r बराबर क्या होता है b से छोटा होगा और क्या होगा 0 से बड़ा होगा। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर b क्या होता है भाजक होता है, और भाजक से किसी संख्या में अगर भाग दोगे तो रिमाइंडर जो बचता है उससे छोटा ही बचेगा। अगर वही रिमाइंडर अगर भाजक जितना ही आ जाएगा तो पूरा पूरा भाग चला ही जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा भाई 0 बचेगा। इसका मतलब हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, भाजक से छोटा होगा, हमेशा b से छोटा होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः a बराबर 4q प्लस आर के रूप का होगा, और r जो होगा वो 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अतः r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। ये 4 पॉसिबल मान है, और इन 4 से 4 केस बनेंगे। केस नंबर 1 बनेगा जहां r बराबर हम 0 लेंगे, फिर केस नंबर 2 r बराबर 1 लेंगे, फिर केस नंबर 3 r बराबर 2 लेंगे, और केस नंबर 4 बनेगा जहां r बराबर हम लोग क्या लेंगे 3 लेंगे। इन तीनों चौथे केस में 3 लेंगे। तो ये 4 केस अब हम लोग सॉल्व करेंगे। केस 1 में हम क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0 लें, तो जब r बराबर मैंने 0 लिया तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4q प्लस 0। ऐसी एक बराबर किसके हो गया भाई 4q के हो गया। अतः हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 4q जो 4q है वो 2 से भाज्य, चेक करके देखिए 4q और बटे में तो 2 से ये कट रहा है, देखो यहाँ पे ये गुणा का निशान है, 4 कट गया, ये पूरा पद कट जाएगा, पूरा पद कटेगा तो बचेगा क्या 2q बचेगा, तो पूरा पद कट गया। इसका मतलब ये क्या है 2 से भाज्य। और आपको पता है जो संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, धनात्मक समपूर्णांक संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं बच्चे, धनात्मक समपूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी। यहाँ पे इसका अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पे केस नंबर 2 लेंगे भाई, क्या बनाएंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, r बराबर 1 लेंगे, तब क्या होगा a बराबर 4q प्लस 1, और चूंकि 4q प्लस 2 से भाज्य नहीं है, अब यहाँ पे 4q प्लस 1 है, क्या ये 2 से कटेगा, कुछ 2 से बाहर इसमें से कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कट रहा है। अगर ये 2 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये जो है 4q प्लस 1 वाला रूप ये हमेशा कैसी संख्या होगी, हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ये हमेशा एक धनात्मक विषम पूर्णांक बनेगी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे केस नंबर 3 बनाएंगे भाई। केस नंबर 3 क्या कहता है कि जब r बराबर 2 लें तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 2। अब 4q प्लस 2 है जो बेटा वो हमेशा 2 से कट जाएगा। कैसे कटेगा देखना, मैंने 2 इस वाले पद से कॉमन लिया, 2 इससे लिया, तो मैंने इसको 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणे q प्लस 2, है ना,
बात समझना भाई। यहाँ पे तो मुझे कैसे लिखना था 4q प्लस 2 को, मुझे ऐसे लिखना था 4q प्लस 2 को। जो बच्चे कॉमन लेना नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं। तो क्या होगा, इन दोनों से ये वाला 2 कॉमन आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा कॉमन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा क्या 2q प्लस 1। ठीक बेटा, तो बच जाएगा भाई 2q प्लस 1 बचेगा और बटे 2। इस 2 से ही कट गया, तो ये पूरा वाला पद कटा, तो बचा क्या सिर्फ मेरे पास बचा 2q प्लस 1। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या किससे कट रही है, 2 से भाज्य है, और 2 से जब मैं भाग दूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास 2q प्लस 1। अतः ये 2 से भाज्य है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये धनात्मक समपूर्णांक है। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं वे कैसी कहलाती हैं, धनात्मक समपूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब केस नंबर हम लोग देखेंगे 4। केस नंबर 4 में हम r बराबर 3 लेंगे, तो a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा। क्योंकि 4q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है भाई, क्या 2 यहां से इस वाले पद से 2 कॉमन आ पाएगा बाहर, यहां से तो आ जाएगा, तो कुछ आ ही नहीं पा रहा। तो इसका मतलब ये जो 4q प्लस 3 है ना, ये भाई 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा ही नहीं। जब 2 से कटेगा नहीं तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, सम संख्या नहीं है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अतः 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, लिखना मैंने सिखा दिया है, क्वेश्चन में देख के कैसे लिखा जाता है, पिछले वाले क्वेश्चन में आप समझ चुके हैं कैसे लिखा जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे इससे अगले वाले क्वेश्चन पे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले वाले सवाल पे बढ़ेंगे भाई। अगला वाला सवाल, ये सवाल मुझे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का। तो इस सवाल को सेम वैसे ही लगाएंगे जैसे मैंने दूसरे सवाल बताए हैं, सेम टू सेम वैसे ही लगाना है। तो समझ चुके हैं आप, डायरेक्ट इस सवाल को लगाएंगे। देखो करना कैसे है, से मैंने लिख रखा है कि माना ए कोई धन पूर्णांक है, ए कोई धन पूर्णांक है, और माना b बराबर 6। b बराबर 6 मैंने क्यों माना, क्योंकि मुझे सिद्ध क्या करना है कि जो क्या मुझे सिद्ध ये करना है भाई, देखो यहाँ पे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप का हो, तो 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इसलिए मैंने आपको बताया था कि b किसको मानेंगे, जो q से पहले जो संख्या लिखी होती, तो q से पहले क्या लिखी 6, तो b बराबर मुझे क्या मानना है भाई 6 मानना है, तो इसलिए मैंने b बराबर 6 माना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे b बराबर क्या माना भाई 6 मान लिए, b बराबर 6 है। ओके, आगे बढ़े, फिर मैंने क्या बोला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सेम वैसे लगा देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जहाँ a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है bq प्लस r, और r का जो मान होता है वो b से छोटा होता है और 0 के बराबर और बड़ा होता है। तो यहाँ पे अतः हम क्या कह सकते हैं कि a बराबर 6q प्लस r, और r का मान 6 से छोटा होगा, 0 से बराबर और उससे बड़ा होगा। अतः r के संभव मान कौन कौन से पॉसिबल हैं, r बराबर 0 भी प्राप्त हो सकता है, r बराबर 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। मतलब ये 6 मान मिलेंगे। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो केस टोटल कितने बनेंगे, 6 केस बनेंगे। अगर रिमाइंडर 6 प्राप्त हुए, कौन कौन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 केस बनेंगे। तो पहला केस क्या बनेगा, पहले केस में हम लेंगे r बराबर 0 लेने पर, है ना, तो फिर क्या लिखेंगे, a बराबर 6q प्लस 0, तो 6q हो जाएगा। और आपको पता है 6q है वो 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे तो बचेगा क्या 3q, और अगर 2 से कट रहा है तो संख्या कैसी है, सम है। संख्या कैसी होगी, सम संख्या होगी, अतः 6q क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, केस 2 देखेंगे। केस 2 में मुझे क्या पता चला, मैंने r बराबर क्या लिया भाई 1 ले लिया, r बराबर मैंने क्या लिया भाई 1। तो अब क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 1, और 6q प्लस 1 2 से कटेगा नहीं। अगर 2 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये भाज्य नहीं है 2 से, और 2 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये संख्या कैसी है, विषम पूर्णांक है। इसी तरीके से केस 3 बनाएंगे, जहाँ पे r बराबर 2 लेंगे और 6q
प्लस 2 बन जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 2 कॉमन इसका बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या इसको काटने के बाद 3q प्लस 1। 2 से कट गया, तो 2 से कट गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य तो संख्या कैसी है, समपूर्णांक है। कैसी है भाई, समपूर्णांक संख्या है। अगले पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अगला पॉइंट ले लेंगे भाई। अब केस नंबर 4 लेंगे। केस नंबर 4 में क्या कहेंगे भाई हम लोग कि r बराबर 3 लेने पर, r का मान कितना लेने पर भाई, r बराबर 3 लें तो यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस 3 आ जाएगा भाई, है ना। अब लेकिन ये 2 से कटेगा नहीं, 2 से अगर नहीं कटेगा तो ये संख्या कैसी होगी, विषम। तो हम क्या कहेंगे, अतः 6q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी तरीके से 5वां केस बनेगा, वहाँ पे क्या होगा, 6q प्लस 4 लेंगे और ये 2 से कट जाएगी तो इससे बचेगा क्या, 6q प्लस 2, है ना। तो अतः ये संख्या 2 से भाज्य है तो ये समपूर्णांक होगा इस तरीके से। तो अब आगे क्या करेंगे, केस नंबर 6 लेंगे। केस नंबर 6 में क्या लिखेंगे कि मुझे लिखना है 6q प्लस 5 लेने पर, मतलब 5 लेने पर, तो समीकरण ये बन जाएगा। अब ये 2 से कटेगा नहीं, अगर 2 से नहीं कटेगा तो ये संख्या कैसी होगी, विषम होगी। तो अब मुझे पता चले तो निष्कर्ष कौन कौन से भाई, इन निष्कर्षों से मुझे क्या पता चला कि विषम वाले कौन कौन से हैं भाई, विषम वाले हैं, देखो अपने सामने आप भाई, विषम वाला 6, अगर r बराबर 0 लेते हैं, 6q लेते हैं अगर, तो ये तो सम आया भाई, ये कैसा सम, तो ये विषम वाला नहीं है। तो विषम वाला कौन सा प्राप्त हुआ, 6q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, तो मुझे ये प्राप्त हुए। अतः हम क्या कह सकते हैं भाई, उपर्युक्त निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब इससे आगे का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सभी सवाल हम लोग आगे करेंगे। जितने भी सवाल बचे हुए हैं वो सभी A to Z, और अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो सही भी नहीं लगेगी, आपका मन भी नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, इतने ही सवालों को समझेंगे। और बचे हुए जितने भी सवाल हैं मेरे, कौन कौन से रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 रह गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, क्वेश्चन नंबर 5 रह गया। नेक्स्ट वीडियो आपको तीनों एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप लोग बताएंगे वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना, अच्छी लगी या बुरी लगी। कोई भी कमी रह गई हो तो आप बताएं हमें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मैं कामना करता हूँ। नमस्कार।